एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाई बहन का, सभी मेरे जितने भावी अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों का मैं आत्मा सिंह आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान अकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपके लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट किया हूं, उसमें हिंदी सुपर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दिया हूं उसी के अंदर। तो उसी का सेकंड श्रृंखला में मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया। आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके जीवन के लिए बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, बहुत बेहतर होगा आपके लाइफ के लिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला है। और आप सभी लोगों के एग्जाम में, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपी हो, अदरवाइज यूपी ट्रिपल एस से संबंधित हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, ऑल ओवर जितने भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर ये आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा, खासकर उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों के लिए। ओके, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। ज़बरदस्त तरीके से हम ये वीडियो करने वाले हैं और आप सभी लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, नए हों पुराने हों, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जो भी नए मेरे व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको शेयर कर दें। ठीक है, लाइक सभी लोग कर दिया करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप ज़रूर हमसे शेयर करें, या कह सकते हैं सीधा से कि अगर कोई आपको समस्या होती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप उस पर ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं, चलिए, नाउ लेट्स गो, स्टार्ट नाउ। देखिएगा, पहला दिया गया शुरुआत में कि 1 से 4 तक क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला आगे दिया है, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता था कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। भारत में मध्यकाल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल के अंत तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवारियों में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध, ध्यान देना, नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के 2 पहिए हैं। रथ को सुयोग ढंग से, ध्यान देना, चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। ये आपका पैराग्राफ आपके सामने दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? पहला देखो, क्या दिया गया कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। अब आप लोगों ने उधर पढ़ा है। अब देखिए, प्राचीन काल में नारी दासी थी, ये तो मध्यकाल में थी दासी। कहाँ पर थी? मध्यकाल में, अगर आपने पैराग्राफ सही से पढ़ा है तो। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। नारी को अपमानित किया जाता था, ये तो गलत बात है। नारी का कोई स्थान नहीं था, बिल्कुल। आपने पढ़ा है, पहली लाइन में ही पढ़ा है आप लोगों ने, ध्यान से देखिएगा कि प्राचीन काल में नारी के स्थान समाज में अग्रणी था। तो आपको यहाँ पर जवाब देना होगा कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल में नारी समाज में अग्रगण्य थी, बिल्कुल। मतलब पहले स्थान पर नारी का नाम लिया जाता। नारी सर्वत्र पूजते और नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवताओं की पूजा होती है, ऐसी कल्पना किया जाता था। वो आज भी मैं आपको बता दूं, नारी सर्वत्र पूजते इसलिए भी कहा जाता है, दुनिया की, संसार की कोई भी वस्तु हो, बहुमूल्य वस्तु हो, अदरवाइज कोई और अन्य नाम हो, तो आप देखेंगे वहाँ पर नारी के नाम पर ही उसका नामकरण किया गया। सपोज करिए आपने ले लिया लक्ष्मी का नाम, आपने ले लिया विद्या का नाम, आपने ले लिया किसी भी चीज़ का आप नाम ले लीजिए,
पृथ्वी का नाम, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब नारी के नाम पर पड़े हैं। तो याद रखिएगा, पृथिव्याम माँ होती है, पृथ्वी हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है, ऐसा हम लोगों के समाज में प्रचलन में रहा है। तो याद रखिएगा, नारी इसीलिए अग्रगण्य माना गया है। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, नारी को कोई अधिकार नहीं है, नारी गुलाम है, नारी के मान सम्मान में कमी होना। देखिए, नारी नारायण की तरह है, मतलब नारी जो है भगवान की तरह है। नारी को हम क्या मानते हैं? नारी को हम भगवान मानते हैं। ध्यान रखिएगा, नारी को हम क्या मानते हैं? भगवान, देवता मानते हैं। कहा गया, नारी यत्र पूजते सर्वत्र देव पूजते, है ना। जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ माना जाता है देवताओं की पूजा हो गई, ठीक है। या कह सकते हैं जहाँ पर नारी का सम्मान होता है यहाँ देवताओं का सम्मान होता है। देश का उद्धार कैसे होगा? नारी अशिक्षित रहेगी, ये तो गड़बड़ बात है। केवल समाज सुधारकों के प्रयत्न से नहीं, ये भी गलत बात है। समाज में नारी को समान स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने पर, जी बिल्कुल यही आपका आंसर होगा, नारी की पूजा करने से। भाई बैठा के पूजा तो नहीं कर सकेंगे ना कि बैठो देवी जी और नारी चालीसा पढ़ने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। बस यह नारी को सम्मान मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। समान अधिकार के लिए हमारा संविधान भी इसके लिए इजाज़त देता है पूर्णतया। तो हर तरीके से नारी को पूर्ण सम्मान समाज में और समान रूप से अधिकार और उसको शिक्षित बनाना ही हमारे समाज का या देश का उद्धारक हो सकता है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, भारत हो गरीब, मेरे सपनों का भारत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा शीर्षक निकल के आ जाएगा, नारी तू नारायणी, मतलब नारी को महान बताया गया है, देवताओं के समान बताया गया, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो, आगे यहाँ पर दिया गया अल्प विराम का चिन्ह है। अब आपको अल्प विराम के चिन्ह को बताना है। 1 मिनट, आपको अल्प विराम के चिन्ह को बताना है। अब आप देखिए, इसमें ये आपको अल्प विराम लगता है, ये आपको अल्प विराम लगता है, ये आपको फुल स्टॉप है, ये है। तो आप मुझे बता सकते हो, तुरंत क्विक इसका जवाब दीजिएगा कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो मेरे दोस्त, आप लोग जब कुछ लिखते हो तो ऐसे करते हो, जैसे लिखने कि फलाने ने कहा कि, तो वहाँ पर आगे आपने ऐसे लगा दिया यस, फिर किंतु ऐसा ऐसा होता है, तो ये अल्प विराम का चिन्ह होता है, ठीक है। और ये संबोधन होता है, संबोधन का चिन्ह होता है, संबोधन का चिन्ह होता है ये, ठीक है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। आगे देखो, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अब घोष अघोष मैंने आपको बताया था। देखिए, जैसे क और ख, ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं अघोष। और इसके बाद ग, घ, अंगा, ये होते हैं सघोष या घोष। तो पूछा क्या है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपको जो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण होगा वही आपका क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जो पहला दूसरा शब्द होता है वो क्या होता है? अघोष होता है। तो देखो, पा फा, घा गा, पा फा बा, तो यहाँ पर पा जो है वो आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अब आपको बताना है महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो देखिएगा, दो मैंने आपको बताया है 135 और 24, है ना। 135 क्या होता है? ये अल्प प्राण होता है, और 24 क्या होता है? महाप्राण होता है। देखिए, जैसे वर्ण का दूसरा शब्द और चौथा शब्द, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और जो पहला तीसरा पांचवा है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है, ठीक। जैसे का हो गया, ग हो गया, अंगा हो गया, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें बताओ, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखिएगा, कौन कौन से हो जाएंगे? ता तो अल्प प्राण हो जाएगा, ता था दा भी अल्प प्राण हो जाएगा, पा फा बा भा आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। भा आपका क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पे आएगा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। भलाई में प्रत्यय है, अब इसको बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 को बताओ, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग बताओगे। बताओ भाई। देखिए, ई, अब ई तो है नहीं, देखिए भला प्लस आई, ये बड़ा बड़ा मिलकर के बड़ा बन गए भलाई,
ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, ये दीर्घ संधि है तो इसमें क्या हो जाएगा, आई इसमें जो है ये आपका प्रत्यय। प्रत्यय मैंने बताया किसी भी शब्द के बाद में लग करके उसका अर्थ बदल देता है वो प्रत्यय कहलाता है, और किसी भी शब्द के शुरुआत में पूर्व में अगर कोई शब्द लग जाता है, अर्थ शब्द लग जाता है, वो उपसर्ग कहलाता है, वो अर्थ बदल देता है पूरे शब्द का। ठीक है, तो पूर्व में कौन लगता है, उपसर्ग लगता है, बाद में कौन लगता है, प्रत्यय लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब बताओ, मेवाती, भोजपुरी, कन्नौजी, ब्रज। तो आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर मेवाती यहाँ नहीं बोली जाती। मेवाती मेवाड़ में बोली जाती है। मेवाड़ कहाँ पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार कौन सा है बताइए। सुबरन को खोजत फिरत कपि व्यभिचारी चोर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जैसे कहा गया कि एक ही शब्द में कई शब्द के अर्थ चिपके हों, कई शब्द हों, चिपके हों, चिपके हों, तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। देखिए, सुबरन को खोजत फिरत, मतलब सुबरन को आप यहाँ पर सोना मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। देखिए, कवि के लिए क्या होता है, और व्यभिचारी मतलब जो होता है उसके लिए सुबरन क्या होता है, चोर के लिए सुबरन क्या होता है। सुबरन का अर्थ तीनों के मामले में अलग अलग होता है, आपको पता होना चाहिए, तीनों के मामले में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। पावक, एक महेंद्र और उन्नति। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, अय होता है, आओ होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पावक में क्या होगा, पै धन अक, ये क्या बनेगा, पावक। अय मिलेगा प्लस आ मिलेगा, आओ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पावक बन जाएगा। ठीक है, पावक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा स्थायी भाव नहीं है। अब बताओ, जो स्थायी भाव नहीं है आपको बताना है। तो करुण रस होता है, करुण स्थायी भाव नहीं होता। निर्वेद होता है, विस्मय होता है, जुगुप्सा होता है, लेकिन करुण रस होता है, करुण स्थायी भाव नहीं होता है। देखिए, करुण का जो होता है स्थायी भाव वो होता है शोक। क्या होता है, शोक होता है। निर्वेद शांति का होता है, जुगुप्सा हो गया, विस्मय हो गया। अपने को संकट में डालना के अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा। अपने को संकट में डालना के लिए डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये तो होगा नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है। मक्खियाँ मारना, ये भी नहीं होगा। भीगी बिल्ली बनना, ये भी नहीं होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये होता है स्वयं को मुश्किल में डालना। ध्यान रखिएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना होता है स्वयं को मुश्किल में डालना। रात भर जागना, रात भर का तात्पर्य बताना है। जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचाने। तो देखिए क्या बताया गया, रात भर जागना। भर को रेखांकित किया है, आपको बताना होगा कि भर किससे रिलेटेड है, आपको बताना है भर किससे रिलेटेड है। तो बताइएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो आप बताओ, रात भर जागना, तो रात क्या है, रात क्या है, काल है, कालवाचक है। भर जागना, जागना क्या है, क्रिया है, और जागना का जो ये पहले भर लिखा है ये क्या है, विशेषण है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। भाई रात में, दिन में, शाम को, ये काल है, कालवाचक है। और इसके बाद जागना क्या है, विक्रिया है, और विशेषण क्या हो जाएगा, भर हो जाएगा। मतलब रात भर जागना क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उत से निर्मित शब्द है, उत से कौन सा निर्मित हो सकता है, अवकाश, अपकार, उच्चारण, अध्ययन। तो उत धन चारण होता है, उत धन चारण होता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, है ना, उत धन चारण होता है। तो उच्चारण का होता है, उच्चारण क्या हो जाएगा,
उच्चारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका सामने ये है, उच्चारण हो जाएगा। उत धन चारण बराबर उच्चारण होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया गया? स्वर्ग का संधि विच्छेद बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इसका मुझे जवाब दें। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। ये पहले बात, कौन सी संधि होगी ये आपको जानना होगा। तो मेरे दोस्त याद रखना, स्वर्ग जो है ये होगा विसर्ग संधि। कैसी संधि होगी? विसर्ग होगी। क्यों? क्योंकि स्वधन क्या बनेगा? ये स्वधन ग, स्वधन गा बनेगा। ठीक है, तो ये विसर्ग बदल जाएगा किस में? रा में। तो स्वधन ग मतलब स्वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा, मतलब ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। अब स्थूल का विलोम क्या होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। 17 का बताइएगा। जैसे स्थूल का क्या होगा? तन्वी होगा, सूक्ष्म होगा, दुर्बल होगा या शाश्वत होगा। स्थूल मतलब बड़ा होता है, तो सूक्ष्म मतलब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम शब्द पूछा है। कमजोर, दुर्लभ, अगर मजबूत होता है तो दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर अलंकार होता है। बचपन से पढ़ते आए हैं, जहां पर संभावना हो उसको कौन सा अलंकार कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां उपमा अलंकार होता है, लेकिन जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर मेरे दोस्त कौन होगा? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तनु जनु मानो, तनु जानो, ये जो होता है मनु मानो, ये क्या होता है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार के निशानी होती है। मतलब उपमेय का उपमान में संभावना बताई जाती है। और अगर यहाँ पर कहा जाता है जब वहाँ उपमेय में उपमान को आरोपित किया जाता है, वह अलंकार कौन सा होता है? वो हो जाता आपका उपमा अलंकार। ठीक है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप मेरे दोस्त इसको बताइएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होते हैं? जैसे आपको लिखना है रघुपति, रघुपति राघव, रघुपति राघव, राजा, राजा राम, राजा राम, पतित पावन, पतित पावन सीताराम। अब इसमें आपको बताना ये चौपाई छंद में कितनी मात्राएं हैं। तो देखिएगा, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद दो ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, दो ये हो गया, दो ये हो गया, एक ये हो। कितने हो गए? 1 2 3 4 2 6 7 8 8 2 10 2 12 2 14 1 15। एक कम कहाँ हो गया भाई? कहाँ कम हो गया है ना? 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 11 2 13 14। नहीं गड़बड़। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। रुकिए रुकिए रुकिए, हम बताते हैं फिर से। जैसे कहा गया चौपाई में, अब मोहि भा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 4 4 2 6 7 2 9 10 11 12 13 14 2 16 हो गई। 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 और 2 16।
ये हो गई, देखिए 16 हो गई। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं क्षमता। 16 हो गई। चौपाई छंद में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में। ठीक है, आगे हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास कौन सा है? देखिए ये अपने आप बता दिए, यथा लिखा हुआ है। अव्ययी भाव समास में सबसे पहले अव्यय लगता है, उसके बाद जो है शब्द आता है। तो देखिए यहाँ अव्यय है तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है, ये संख्यावाची होता है द्विगु समास। और तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें क्या होता है? चिन्ह, कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह से जुड़ा होता है, कारक चिन्ह से जुड़ा होता है ये। ठीक है, आगे देखिए बहुब्रीहि में जो होता है तीसरा पद मतलब दो पद मिलकर के, दो या चक्रपाणी, हाँ दो पद मिलकर तीसरे का अर्थ देते हैं, तीसरा अर्थ देते हैं, वो क्या हो जाता है? तीसरा अर्थ देते हैं बहुब्रीहि हो जाता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आगे देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। एक केस में देखिएगा क्या दिया है? विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? अब आपको बताना है विसिक किस शब्द का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया विसिक किस पद का पर्यायवाची है, तो आप बताइए विसिक किस शब्द का? बुद्ध का है, तरु का है, सरोवर का? देखिए बाबू ये क्या होता है? ये बाण का होता है, तीर का होता है, बाण का होता है। किसका होता है? बाण का होता है। ठीक है, विसिक। तरु वृक्ष का होता है, सरोवर क्या होता है? तालाब का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखें। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? आप बताओ मुझे। लड़का, लड़कों, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। प्राणों के ऊपर आएगा तो प्राण के ऊपर प्राण होता है। प्राणों तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो बताइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो शब्द सदैव बहुवचन होता है वो प्राण होता है। चिड़िया का चिड़ियों हो जाता है, घोड़ी का घोड़ियों हो जाता है, लड़का का लड़कों, लेकिन प्राण कहीं भी बहुवचन नहीं होता। अब के लिए किस कारक का परसर्ग है? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण से द्वारा चतुर्थे संप्रदान के लिए, चतुर्थे संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से होना चतुर्थे संप्रदान के लिए होता है। क्या होता है? चतुर्थे संप्रदान के लिए होता है। ओके, मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 24, मन हरण के प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? तो आपको बताना है मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो बाबू याद रखिएगा, मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को छाटिए। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? यहाँ सीधा सीधा है, जैसे तैसे। क्या होगा? जैसे को तैसे। अरे वाह आपका आगमन, खाली स्थान है। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अब बताइए। अरे वाह तो विस्मयादिबोधक प्रश्न चिन्ह, अर्धविराम, दोहरा अवतरण। क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर? तो पहले आप रुके, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो रहे हैं ना। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? आप विस्मय में पड़ गए। ये विस्मयादिबोधक है। क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक हुआ है। आगे देखिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। अपने सहारे रहने वाले के लिए तो स्वावलंबी हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, वलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो विश्वास होना अलग बात है, वलिष्ठ होना अलग बात है। दो आपके पास ऑप्शन बचे, स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भरी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें जवाब क्या होना चाहिए? आपको स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भरी होना चाहिए। तो अपने सहारे पर रहने के लिए क्या होना चाहिए? आपको स्वावलंबी बनना चाहिए। आत्मनिर्भरी नहीं होता, स्वावलंबी होगा। ठीक है, बारात का तत्सम रूप क्या होगा? तो बारात हो जाएगा, बारात हो जाएगा, बरात हो जाएगा, वर यात्रा होगी। ये सीधा सीधा दिख रहा है।
त्रा आ गया ना, देखिए कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो कि यहाँ पर कीवर्ड होते हैं, जैसे त्रा आ गया है ना, ये वाला खा आ गया, तो ये सब ज़्यादातर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 29, और इसका जवाब सब लोग दीजिएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो बताओ। राणा प्रताप है, श्याम नारायण पांडे, राणा प्रताप, हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी। तो मेरे दोस्त याद रखना इसमें कौन होगा, श्याम नारायण पांडे जी इसके क्या होंगे, रचनाकार होंगे। आगे दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। ये चारों खाली स्थान आपस में वैज्ञानिक विषयों पर क्या करते हैं, ये चारों आपस में, ये चारों आप अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते हैं, या ये चारों मिलकर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करते हैं, या ये चारों एकत्र आपस में वैज्ञानिक विषयों पर पढ़ाई करते हैं। ये चारों जुड़कर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर टिप्पणी करते हैं। अब बताओ इसमें क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, तो 30 का क्या हो जाएगा, तो ये चारों अक्सर आपस में मिलकर वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। और आगे देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में भी लेके चलता हूं। नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला तथा वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। जिस प्रकार, अब देखिए इसको आपको क्रम से लगाना है, अब आपको बताना है पर्याय होना चाहिए, अब आपको ये बताना है कैसे इसको लगाएंगे, आप बताइएगा। 31 में आप बताइएगा कैसे लगाएंगे। तो देखिए दहकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उसके स्वभाव में, अरे राम राम, ये कैसे हो जाएगा। आगे देखिएगा, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म। हाँ, अब इसको बताओ भाई, पर्याय होना चाहिए, कैसे होगा ये। तो देखो क्या होगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, अगर वा को जोड़ें तो क्या होगा, अग्नि का धर्म, फिर या को दहकता है, उसी प्रकार अब ला को ले लो, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का, फिट तो हो गया, फिट हो गया भाई, ये बिल्कुल फिट हो गया स्वभाव का। तो देखिए इसमें सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें ये हो जाएगा सी। आगे देखिएगा, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जब बताइए, जीविका, जिजीविसा, चतुर, आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन नंबर 32, इसका आप लोग जवाब देंगे। ये हो जाता है जब किसी की जीवन जीने की इच्छा होती है तो उसके लिए एक शब्द भी होता है, जिजीविसा। क्या हो जाता है, जिजीविसा एक शब्द होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन और है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है पूछा है। अब बताओ, यहाँ पर रक्षा, छतरी वाला छा आ गया, प्राण, विद्या, घर, सीधा सीधा क्या पता चल गया, ये तद्भव है घर। और क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, जो डी नंबर घर है, ये क्या है आपका, तद्भव है। ठीक है, दूध का धुला होना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो भाई ये तो होंगे नहीं, दोषी, चोरी, पाप करना, निर्दोष होना। दूध का धुला होना का मतलब निर्दोष होना होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, जब आदमी रौद्र में आता है, खूब गुस्से में आता है, तो उसका स्थायी भाव क्या हो जाता है, स्थायी भाव क्या हो जाता है मेरे दोस्त। भाई गुस्सा कब आता है, जब व्यक्ति को क्या आता है, क्रोध आता है, रौद्र, क्रोध। ठीक है, खान पान में कौन सा समास है, अब आपको बताना है खान पान में कौन सा समास होगा क्वेश्चन नंबर 36 में। अब देखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चनों में
वैसे ज़्यादातर में होता है खान पान, जब एक साथ होते हैं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाता है। जैसे खान पान हाइफन लगा है तो ज़्यादातर केसों में हाइफन इनके बीच में लगा होता है, खान पान, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना। ये दिगु संख्यावाचक अव्ययीभाव समास में पहला शब्द अव्यय होगा, तत्पुरुष ज़्यादातर क्या होता है, वो चिन्ह पर, कारक चिन्हों पर होता है। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? अब कामायनी किसने लिखा है? सुदर्शन ने, प्रेमचंद्र ने, जयशंकर प्रसाद अज्ञे ने, किसने लिखा? तो जो कामायनी के रचनाकार हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है मेरे बाबू। कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 में कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, बात समझ में आई? आगे देखो, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी, मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है ना। मीन का मतलब क्या होता है? मछली होता है। तो मछली का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो इसमें मेरे हिसाब से झस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? झस। झस मतलब भी मछली होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित मीन का समानार्थी क्या हो जाएगा? झस हो जाएगा। अली खटपट सिलमुख ये नहीं होगा, ये भौरा होता है। अली मीन्स भौरा होता है, खटपट मतलब भौरा होता है, लेकिन झस मतलब मछली होता है। ओके बाबू, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये हिंदी की प्रैक्टिस करते रहिए और ज़बरदस्त आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके बाद जीएस का वीडियो आएगा, पहले ये हिंदी फिर इसके बाद जीएस आएगा। ओके, चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिएगा और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने के बाद, हेलो बस एक मिनट रुक जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके लोगों तक शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।